वेलकम दोस्तों। बिम ट्यूटोरियल सीरीज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट व्यूज, मैच लाइन, स्कोप बॉक्सेस एंड व्यू रेफरेंसेस। मेरे एक व्यूअर ने एक स्पेसिफिक क्वेरी ये किया था कि हम किसी भी प्लान को जब डुप्लीकेट करते हैं तो उसमें डुप्लीकेट और डुप्लीकेट विद डिटेलिंग का ऑप्शन आता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। साथ में तीसरा एक और ऑप्शन आता है, मैं आपको ऐड कर दूं जिस वजह से मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाया है। तीसरा एक और ऑप्शन आता है डुप्लीकेट एज डिपेंडेंट। तो अभी जैसे मैंने पर्पजली यहाँ पर एक बड़ा साइज का बिल्डिंग लिया है कि एक वेयर हाउस की बिल्डिंग है, उसमें आप देख सकते हैं मैंने रूफ ऑफ किया तो इसमें बहुत सारी डिटेल्ड फ्रेमिंग हो रखी है, सिर्फ स्ट्रक्चर है बेसिक उसमें ओवरऑल। तो अब हम इसके प्लान्स में देखेंगे, काफ़ी थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा साइज का प्लान है, आप देख सकते हैं। और जब इसमें और सारी डिटेल्स आती हैं, जब सर्विसेज आती हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसका एनोटेशन सब। इस वजह से हमको रिलेटिवली स्केल्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा, नंबर ऑफ शीट्स में इसको हमको स्प्लिट करना पड़ेगा पूरे प्लान को। तो पर्पज़ वही होता है। अब हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर प्लान है, यहाँ पर आप देखिए डुप्लीकेट का जब ऑप्शन, हम फर्स्ट फ्लोर प्लान पे जाकर राइट क्लिक किया मैंने, आप देख लीजिए राइट क्लिक किया डुप्लीकेट व्यू में, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, डुप्लीकेट एज अ डिपेंडेंट, तीन ऑप्शन आते हैं। हमने सबसे पहले अगर डुप्लीकेट किया तो आप देखिए क्या होता है। इसकी कॉपी क्रिएट हो गई, डुप्लीकेट फर्स्ट, ये फर्स्ट फ्लोर कॉपी वन। आप यहाँ देखिए कि क्या डिफरेंस है फर्स्ट फ्लोर में एंड फर्स्ट फ्लोर कॉपी वन में। यस, जो कॉपी हुआ है उसके अंदर कोई भी डिटेल आइटम नहीं गया, दैट मीन्स कोई भी एनोटेशन आइटम नहीं गया, ओनली मॉडल एलिमेंट्स आर बीइंग डुप्लीकेटेड। मतलब द व्यू इज डुप्लीकेटेड जस्ट टू शो दी मॉडल एलिमेंट्स। एक होता है डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, इसमें क्या होगा कि जितना भी एनोटेशन आइटम उस व्यू में होगा वो सब भी साथ में डुप्लीकेटेड व्यू में जाएगा। अब देखिए कॉपी टू में सारा एनोटेशन मिल रहा है हमको, सारा सब कुछ दिख रहा है। तो ये तो हो गया डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट विद डिटेलिंग का डिफरेंस। जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड आइटम है डुप्लीकेट एज ए डिपेंडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एसेंशियल है। मैं आप लोगों से बोलूंगा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को एंड तक देखें, एक भी चीज़ मिस करेंगे तो शायद मुश्किल हो थोड़ा समझने में इसका क्या पर्पस है। आपने देखा जब मैंने डुप्लीकेट एज डिपेंडेंट किया तो वो एक अलग कॉपी ना बन के एक सब फोल्डर क्रिएट हो गया। मतलब फर्स्ट फ्लोर अब पेरेंट व्यू हो गया और उसका चाइल्ड व्यू हो गया वो। अब देखिए दोनों में डिफरेंस भी देखिए, मैंने कॉपी टू जो विद डिटेलिंग किया था उसमें अगर मैंने ये दो टैग डिलीट किए, हालांकि मैंने फर्स्ट फ्लोर को ही डुप्लीकेट किया था विद डिटेलिंग, और अब मैं वापस फर्स्ट फ्लोर पे जाकर देखता हूं तो यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो मैंने टैग डिलीट किए ग्रेड 2 और 3 के बीच में, ये एक अलग ही व्यू में जो मैंने डुप्लीकेट कर दिया उसको। कॉपी 1 किया था पहले विदाउट डिटेलिंग आइटम, कॉपी 2 किया था डिटेल आइटम के साथ, तो इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब मैं इसमें फर्स्ट फ्लोर में 4 टैग को डिलीट करता हूं और डिपेंडेंट व्यू में जाके चेक करूंगा। यस, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, ये इसका चाइल्ड व्यू है, तो जो भी चेंज मैं किसी चाइल्ड व्यू में करूं या पेरेंट व्यू में करूं, दोनों पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो रहेंगे और दोनों के पास, दोनों के ऊपर एक डिफरेंस, इसका मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं पेरेंट व्यू में कुछ चेंज करता हूं, कोई भी व्यू सेटिंग का चेंज, कोई भी एनोटेशन आइटम को डिलीट करना, एनीथिंग I change in the parent view will get affected in the child view। हम यहाँ पर चाइल्ड व्यू उनको बोल रहे हैं जो डिपेंडेंट व्यूज हैं, और अगर मैं किसी डिपेंडेंट व्यू में कोई चेंज करता हूं तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल व्यू में भी पड़ेगा। सिर्फ एक चीज है जो दोनों के अंदर इंडिपेंडेंट रहती है, वो होती है क्रॉप बाउंड्री। अब आपको आगे जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे तो समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंस है उस क्रॉप बाउंड्री को एक्सक्लूड करना इस डिपेंडेंसी से। क्रॉप बाउंड्री को, क्रॉप रीजन को क्यों एक्सक्लूड किया, इंडिपेंडेंट क्यों रखा। अब हम देख लेते हैं आगे। मैंने इसको डिलीट कर दिया अभी, तो मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा आपको। अब ये तो मेरा ओवरऑल प्लान है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके पूरा प्लान मेरा जो है एक्चुअली रिलेटिवली थोड़ा बड़ा ही साइज लेने की रीज़न यही थी कि हम उसको आपको प्रॉपरली स्प्लिट करके दिखा सकें। हालांकि बीच बीच में मैं कुछ जो कमांड्स टाइम टेकिंग होती हैं उनको मैं स्किप करूंगा
ताकि टाइम बचे। मेरा इंटेंट रहता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो को छोटा से छोटा बनाऊं। यहाँ पर देखिए आपको डिटेल लाइन में रेड कलर की कुछ लाइंस दिख रही हैं, ये मैंने पहले करके तैयार रखा था टाइम को बचाने के लिए कि मैं इस तरह से स्प्लिट करूंगा अपने प्लान को। आपको दिख रहा होगा मोटा मोटा डिविजन्स 1 2 3 4 एंड 5, कोई 10-11 पार्ट्स में मैं इसको स्प्लिट करने वाला हूँ। तो मैंने एक लाइन वर्क थोड़ा सा पहले से तैयार कर लिया है। मैंने ये अभी मैच लाइन नहीं डाली है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपको दिखाऊंगा मैच लाइन कैसे, बट रेफरेंस के लिए मैंने एक लाइन वर्क तैयार कर लिया है जस्ट टू सेव आवर टाइम, और वीडियो का साइज जो है ना रिलेटिवली थोड़ा छोटा रहे, सिर्फ ये इंटेंशन है। अब देखिए व्यू टैब में जाइए, शीट कंपोजिशन के पैनल में आपको मैच लाइन की एक कमांड मिलेगी। वहाँ पर आपको पिक टूल भी मिलता है, ड्रॉ टूल भी मिलता है। आपने पिक टूल लिया क्योंकि आपके पास पहले से हैं लाइंस, मैंने इसीलिए पर्पसली ये बना रखी थी, और आपने सिर्फ पिक करना है और मैच लाइन में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। मैच लाइन तो हम सब समझते ही हैं, दो अलग व्यूज़ को, एक व्यू को जब स्प्लिट करते हैं तो उन दोनों के बीच में जो एक मैच लाइन डाली जाती है, जो दोनों को एक तरह से एक लाइन ऑफ कंट्रोल समझ सकते हैं दोनों व्यूज़ के बीच में। और जो रेफरेंस की लाइन होती है इस मैच लाइन के लेफ्ट में इधर क्या है और राइट में क्या है, वो दोनों में रेफरेंसेस भी होते हैं। तो अब मैंने फिनिश कर दिया, ये मेरी मैच लाइन तैयार हो गई। इसको वापस कुछ चेंज करना है तो एडिट स्केच का ऊपर ऑप्शन आता है, हम वापस कर सकते हैं। अभी मैंने हाइड किया मैच लाइन को, टेम्परेरी हाइड। टेम्परेरी हाइड के लिए मैंने एच की प्रेस किया है, जो उसकी शॉर्टकट होती है। मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। अब मैंने लाइंस को डिलीट कर दिया और मैच लाइन को फिर सामने अनहाइड कर लिया। अब मैच लाइन तैयार है। अब देख सकते हैं कि मैच लाइन को अगर हम कुछ लाइन टाइप चेंज करना चाहते हैं, इसका वेट चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, अगेन हम वीजी में जाके एनोटेशन में जाएंगे और मैच लाइन देखेंगे, उसके सामने ओवरराइड का ऑप्शन है। यहाँ पर तीनों चीजें, कलर, वेट एंड स्टाइल, पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ सेंटर लिया, मेजेंटा कलर लिया, ब्लैक भी रख सकते हैं, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ताकि अलग से वो हाईलाइट हो जाए इसलिए मेजेंटा रखा है। ये हो गया इसका, लेकिन ये व्यू स्पेसिफिक है। और क्योंकि मैं जब डिपेंडेंट व्यूज बनाऊंगा तो जो सेटिंग व्यू की सेटिंग मैं एक व्यू में कर दूंगा वो सब में जाएगी। इसका एक ये फायदा होता है डिपेंडेंट व्यूज बनाने का। मैंने कोई एक शीट बनानी है, हमारे पास अपना एक टाइटल ब्लॉक है इस प्रोजेक्ट का A1 के नाम से। आप देखिए यहाँ पर हमने एक की प्लान भी तैयार कर रखा है इस प्लान का। अब की प्लान कैसे लगाया है ये मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, टाइटल ब्लॉक कैसे बनाते हैं हम, तो उसको आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसको फैमिली को ओपन करके किस तरह से यहाँ पर ये बनाया गया है। बेसिकली टाइटल ब्लॉक की एक फैमिली होती है और ये चीज़ हमने टाइटल ब्लॉक की फैमिली में ही डाल रखी है। अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्लॉक बनाकर, बेसिकली ये कैड ब्लॉक है और इस पे ऊपर फील्ड रीजन और टेक्स्ट से हमने ये हैच कर दिया है। कैड में हमने एक लेआउट तैयार करके यहाँ बना, किसी भी तरह से बना सकते हैं हम इसको, ड्राफ्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे इंपोर्ट सिंबल की प्लान आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है और ये अब मेरा टाइटल ब्लॉक का पार्ट बन गया है। मैं एक बार ही अगर कुछ अपडेट करूंगा टाइटल ब्लॉक की फैमिली में, वो सब जगह अपडेट हो जाएगा। तो ये अब हमारी शीट हमारे पास तैयार है, इस पे हमको अपने व्यूज रखने हैं। मैंने अभी फ्लोर प्लान को ड्रैग करके, जो फर्स्ट फ्लोर प्लान है उसको ड्रैग करके शीट पे रखा और क्लिक किया। अब देखिए कितना बड़ा प्लान है। हम सिर्फ इसको देखते हैं कि हमारा जो एक पार्ट है जो हमने स्प्लिट किया है वो प्रॉपरली शीट पर यस आ जाएगा। हमारी डिवीजन ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की बाद में ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अभी रैंडमली किया डिवीजन, बट ये 10-11 पार्ट्स में ही हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या जो और भी कुछ तरीका हो सकता है तो वो अडॉप्ट किया जा सकता है, आई डोंट माइंड। वापस हम फर्स्ट फ्लोर की प्लान पे जाते हैं एक्टिवेट करके। ऑलरेडी इसके हमने कॉपी करके रखे हुए हैं व्यू, वो एक अलग थे, लेकिन अब हम यहाँ पर इस पे राइट क्लिक करेंगे वही डिपेंडेंट व्यूज क्रिएट करने के लिए। थोड़ा सा ये मैच लाइन जो है गलत ड्रॉ करिए, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। वैसे उतना एसेंशियल नहीं है लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, तो जो हमारा की प्लान है उससे एटलीस्ट मैच कर जाए। देखिए की प्लान में इसको इंक्लूड किया है 6 में, और इसी तरह से हम इसको अपने भी ठीक कर लेते हैं। ये हमें नीचे तक ही रख देनी है क्योंकि लेफ्ट साइड में जो है वो छोटा सा पोर्शन, उसके लिए अलग व्यू पे नहीं डालने की ज़रूरत है, पूरा एक ही शीट पर एडजस्ट किया जाएगा।
ये, और यहाँ ज़रूरत नहीं भी है लगाने की क्योंकि इसके बाद बाहर कुछ भी नहीं है, तो हम नहीं भी लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं लाइन जैसे चाहें। एनीवेज, ये एक चेंज हो गया। और दूसरा जो लास्ट वाला मेरा जो पार्ट है उसमें मैं ये हटा देता हूँ। ये हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब ये दिस इज द वे हाउ वी एडिट आवर मैच लाइन विच वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन। जस्ट क्लिक, select the match line and click on the edit sketch and then do your editing and then finish. This is as simple as we edit any sketch in Revit. तो मोटा मोटा ठीक ही हो गया है डिवीजन। 10 और 11 ठीक है। यस, here we go. अब इसी में व्यू टैब में जाकर देखिए, क्रिएट पैनल में यहाँ पर आपको स्कोप बॉक्स करके एक आपको कमांड मिलेगी। स्कोप बॉक्स क्या करेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। मैंने एक बाउंड्री ली पूरे एक पार्ट को कवर करते हुए। बेसिकली ये अब हमारा क्रॉप रीजन बनेगा, आप ऐसे समझ लें। तो क्रॉप रीजन को हमने थोड़ा सा चारों तरफ एक्स्ट्रा ले लिया। जो हमारी मैच लाइन है, हमने चारों तरफ की मैच लाइन को थोड़ा थोड़ा सा इंक्लूड कर लेना। यहाँ प्रॉपर्टी में देखेंगे जैसे मैच लाइन बनाते हैं तो उसका एक नाम आ जाता है स्कोप बॉक्स 1। हम उसको चाहें तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी रीनेम कर सकते हैं या स्कोप बॉक्स 1 भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरा जैसे ही लगाएंगे तो प्रीवियस नेम के साथ स्कोप बॉक्स 2 ही आएगा। लेकिन अगर मैंने कॉपी किया कोई, तो जो नेम मैंने एडिट किया है जैसे 1 किया था तो अब यहाँ 2 आ गया। तो एनीवेज, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, नया भी लगा सकते हैं बार बार, या अगर आप कोई बेस पॉइंट से कॉपी करके रखना चाहते हैं तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम बचेगा, आपको नेमिंग नहीं करना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 लगाया और करते करते मैं अपना 11 मेरे स्कोप बॉक्स तैयार हो गए। मैंने बीच का पार्ट थोड़ा सा स्किप कर दिया था जिससे कि टाइम बचे। और अब हम क्या करेंगे, इसके डिपेंडेंट व्यूज क्रिएट करना शुरू करेंगे 1 by 1, which is also some little time taking. 2, इस तरह से हमने देखा कि हमारे सारे 11 हमने डिपेंडेंट व्यूज तैयार कर लिए, डुप्लीकेट कर लिए सेम प्रोसेस से। बीच का पार्ट थोड़ा स्किप कर दिया जस्ट टू सेव द टाइम। अब इसको रीनेम कर लेते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, या जो भी हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप कहता है जिस तरह से हमको रखना है, उसको सिर्फ F2 प्रेस करके या राइट क्लिक करके रीनेम करके इसको कर सकते हैं। पार्ट 1 कर लिया और इस तरह से हमने पूरे पार्ट 11 तैयार कर लिए। हम इसको फर्स्ट फ्लोर प्लान पार्ट 1, फर्स्ट फ्लोर प्लान पार्ट 2 या ब्लॉक 1 जो भी चाहें, जैसे चाहें नेमिंग कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अब हम यहीं पर देखेंगे व्यू टैब के अंदर जहां मैच लाइन था उसके नीचे व्यू रेफरेंस करके एक कमांड होती है। व्यू रेफरेंस क्या होता है, पहले तो हम सिर्फ इसको लगा लेते हैं। जितने भी हमारे मैच लाइन के इंटरसेक्शन हैं उसके अक्रॉस दी इंटरसेक्शन हमें एक एक टैग लगा देना है। अभी हम शुरुआत में ऐसे ही रैंडमली लगा देते हैं। और यहाँ पर एक नंबर आ रहा है 1/A102। ये इसलिए आ रहा है, मैं बता दूं, ये प्लान है जो मैंने फर्स्ट फ्लोर प्लान को डुप्लीकेट किया है और वो बेसिकली 1 2 3 करते करते हमने 11 तक डुप्लीकेट किया है बेसिकली। तो सारे व्यू वही प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो एक व्यू में प्रॉपर्टी थी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी कि हमने उसको ड्रैग करके शीट पर रखा है A102 पर। तो इस वजह से उस शीट का नंबर बता रहा है। सॉरी। अब हम इसको क्या करते हैं कि ये हमारा सबसे पहले तो पार्ट 1 है, तो हमने इसको पार्ट 1 किया। जैसे ही पार्ट 1 किया आपने देखा डैश डैश ऑब्लिक डैश डैश आ गया। अब कोई अननोन शीट है, किसी शीट पर पार्ट 1 रखा नहीं गया है। ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है, तो यहां पर हम इसको पार्ट 2 1 के बाद 2
लिटिल बिट कंफ्यूज। ओके, ये दोनों 2 ही रहने वाले हैं, तो इनको हम 2 करेंगे क्योंकि ये दोनों एंड पर मैंने लगाया है, तो पूरा पार्ट 2 ही, लेकिन इसके दोनों एंड पर मैंने टैग लगाया है, तो इसलिए हम इसको पार्ट 2 ही रखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट उसमें जब हम जाएंगे पार्ट में, तो उसके भी दोनों एंड पर हम उसको पार्ट 4 करके, और इस तरह से हमारे अपने देखा सारे हमने 11 पार्ट्स में इनको अपडेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 11 में मैंने जब जैसे ही उसको किया, अब इसको भी देखिए, मैं जैसे 11 करूंगा पार्ट 11 गायब हो जाएगा, क्योंकि करंट व्यू का व्यू रेफरेंस वो क्यों बताएगा आपको? तो मालूम है आप कौन से व्यू को देख रहे हैं। अभी आप पार्ट 11 को देख रहे हैं, पार्ट 11 खुला हुआ है, उसके लेफ्ट में, उसके राइट में, उसके बॉटम पे, उसके टॉप में कौन सा व्यू, उसकी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है। ये ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे ही 11 में रहकर मैंने, मेरा व्यू एक्टिवेटेड 11 था, और मैंने वहां पर जैसे ही व्यू रेफरेंस को 11 से रेफरेंस दिया तो वो इनविजिबल हो गया, बट उसके एडजॉइनिंग जितने भी व्यूज होंगे वहां पर वो दिखाएगा। अब मैं पार्ट 1 में गया और अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली जैसा हम चाहेंगे करना, पार्ट 1 में सिर्फ पार्ट 1 को ही दिखाएंगे, तो क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप रीजन को जैसे हम स्ट्रेच करते हैं उस तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं, और स्ट्रेच करके इसको बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं जहां तक हमें रखना है। बट इसके साथ एक ड्रॉबैक यही होगा कि इसको गलती से एक्सीडेंटली ये हिल भी सकता है, कभी कुछ मिसप्लेस हो सकता है, तो उसके लिए ही हमने यहाँ पर स्कोप बॉक्स लगाए थे। स्कोप बॉक्स से क्या होगा, अब आप देखिए व्यू की प्रॉपर्टी में जब आप जाइए तो स्कोप बॉक्स होता है प्रॉपर्टी में, और उसके सामने बाय डिफॉल्ट नन लगा रहता है। फिर उसके बाद आप ड्रॉप डाउन तब आ जाता है जब आपने स्कोप बॉक्स लगा दी होता है। अब देखिए यहाँ मैंने 1 को ऑप्ट कर दिया तो ये 1 हो गया, 1 से ऑटोमेटिक इसने इसको अपने आप को अलाइन कर लिया। अब ये हिलेगा भी नहीं, और इसके अंदर वो डॉट खत्म हो गया स्ट्रेच करने वाला। आप देखिए, अब आप इसको मैनुअली नहीं, एक्सीडेंटली भी ये गलत नहीं हो सकता। तो एक बार ये अपने स्कोप बॉक्स को फिट कर दिया, ये फिट हो गया। हाउएवर जो आपका एनोटेशन वाला है क्रॉप, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर से एनोटेशन क्रॉप करके टैग को हाइड कर दिया था। इसी तरह से यही काम पार्ट 2 से लेकर पार्ट 11 तक करना है। जाना है व्यू में, उसकी प्रॉपर्टी में, देन उसके स्कोप बॉक्स के सामने करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा स्कोप बॉक्स लगेगा उसमें लगा देना है, असाइन कर देना है 2। इसी तरह से आपने देखा, हमने 11 पार्ट 11 में जाके हमने स्कोप बॉक्स 11 असाइन कर दिया, तो इट मीन्स अब सारे के सारे व्यूज में हमारा स्कोप बॉक्स लग चुका है और वो क्रॉप रीजन असाइन हो गया है। उसके बाद पार्ट 1 में ही जाकर मैंने पार्ट 1 को एक्टिवेट किया, डबल क्लिक करके एक चीज देख लेते हैं कि ये जो अभी स्कोप बॉक्सेस हमको विजिबल हैं, जो एडजॉइनिंग व्यूज के भी यहाँ पर दिख रहे हैं, तो वो उसको हम टर्न ऑफ कर सकते हैं। वो प्रिंटेबल नहीं होता है वैसे, आप फिर भी एनोटेशन में जाके, एनोटेशन कैटेगरीज में वीजी मैंने प्रेस किया था, फिर एनोटेशन कैटेगरीज में जाके स्कोप बॉक्सेस को ऑफ कर दिया, क्योंकि ये डिपेंडेंट व्यू है तो अब हर एक पार्ट में से ये ऑफ हो गया। इसका ये फायदा होता है डिपेंडेंट करने का। इसी तरह से एक व्यू टेम्पलेट एक चीज होती है कि हमने जितनी भी व्यू के अंदर सेटिंग करी उसको हम फ्रीज कर देना चाहते हैं कि वो मैन्युअली चेंज ना हो, तो ऐसे ही आप व्यू टेम्पलेट अब किसी एक पर लगा देंगे, सब पर अप्लाई हो जाती है। यहाँ पर हमने शीट की नंबरिंग कर ली, हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी 101 से लेके 111 तक, और उसके बाद किसी एक शीट का मैंने नाम अगर फर्स्ट फ्लोर प्लान पार्ट 1 कर लिया। इसी तरह से हम बाद में सारे नाम चेंज कर सकते हैं, अभी सिर्फ मैंने आपको करके दिखाया एक शीट में। मैं हर वो चीज़ को स्किप कर रहा हूँ जो टाइम लेती है, तो एनीवेज मैंने अभी शीट को खोल लिया, यस। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले पूरा ओवरऑल प्लान डाल रखा था फर्स्ट फ्लोर का, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं व्यू पोर्ट को डिलीट कर रहा हूँ, रिमेंबर मैंने उसके व्यू को डिलीट नहीं किया। मेरा फर्स्ट फ्लोर प्लान अभी भी है प्रोजेक्ट ब्राउजर में। कई बार ये कंफ्यूजन होता है लोगों को कि हम डिलीट कर रहे हैं तो क्या डिलीट हो रहा है। बेसिकली उसका व्यू पोर्ट डिलीट हुआ है सिर्फ शीट पे से। जैसे ऑटोकैड में लेआउट पे जाके आप मॉडल पे वो एमवी सेटअप जो लगाते हैं, व्यू पोर्ट डिलीट कर सकते हैं या लगा सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, वैसे ही है। यहाँ कॉपी का ऑप्शन बस नहीं है, कॉपी के लिए डुप्लीकेटेड व्यू लगाना होता है। एनीवेज अब हम हर एक व्यू पे उसका करस्पॉन्डिंग
व्यू डाल देते हैं हर एक शीट पे। पार्ट 1 डाल दिया, पार्ट 2 डाल दिया, इस तरह से हमारा 11 तक तैयार हो गया। अब क्योंकि हर एक व्यू शीट पर जा चुका है तो अब उसके व्यू रेफरेंसेस में उसके व्यू नंबर और शीट नंबर दिखना शुरू हो जाएंगे। देखिए मैंने पार्ट 1 खोला है, इसके ऊपर पार्ट 6 आता है और पार्ट राइट साइड में पार्ट 2 आता है। तो उसको 102 को मैंने खोला, उससे सिर्फ टैग पे ही क्लिक कर दिया तो मेरा पार्ट 2 को ओपन हो गया। उसके लेफ्ट में 101 है, ऊपर 106 है, टॉप राइट में 107 है और बॉटम राइट में मेरा 103 है। ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गए हैं अब। दिस इज आई मीन वेरी इंटेलिजेंट थिंग। ये सारे व्यू टैग, व्यू रेफरेंसेस ऑटोमेटिक, अब मैं सिर्फ क्लिक किया है उस पर, उसी टैग पर, ये ऑटोमेटिक मुझे पार्ट 7 पर लेकर आ गया। और जो भी उसके एडजॉइनिंग व्यू जिस जिस शीट पर गए उसकी रेफरेंसिंग यहाँ पर आ गई है। ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट है जो अगर हम ऑटोकैड में या किसी कैड सॉफ्टवेयर में करते हैं तो ये मैन्युअली करते करते काफी कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे वो एरर रह ही जाता है कि आप मैच नहीं करा पाए, उसका व्यू रेफरेंस गलत आ गया, टैग कुछ और हो गया, व्यू शीट का नाम बाद में चेंज हो गया, शीट पे डिटेल नंबर चेंज हो गया, इस तरह से। अब शीट पे भी जाके देख सकते हैं, हमने शीट पे जाके देखा 110 107 आ रहा है। तो ये बहुत ही जो कोऑर्डिनेशन के लिए कहते हैं ना, ये एनोटेशन वाला भी जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी यहाँ पर बहुत कंट्रोल्ड वे में होता है। मैं देख सकता हूँ जैसे 102 मैंने दोनों एंड पर, क्योंकि मैंने बिना कुछ सोचे समझे हर एक कॉर्नर पे लगाया था। अब इन दोनों में से हम कोई एक टैग डिलीट कर सकते हैं बाद में। तो ये समझ में आ गया कि हमको डिपेंडेंट व्यूज से क्या फायदा होता है, उसको क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं विद मैच लाइंस, विद स्कोप बॉक्सेस, विद व्यू रेफरेंसेस। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।